एपिसोड 55। इट इज़ द जस्ट बिगनिंग। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? बॉस, क्यों ना हम उसे समंदर के बीच में फेंक दे? रजत ने सजेशन दिया। कबीर ने भुएं चढ़ाते हुए कहा, अरे ओल्ड मैन, इसमें मजा कहाँ है? रजत ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, तुमने ओल्ड मैन किसे कहा? रजत की तरफ इशारा करते हुए कबीर ने कहा, तुम। मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा हूँ, रजत ने कहा। ठीक है, अब तुम दोनों रुको, रॉकी ने कहा। अगर तुम दोनों यह नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सिर्फ कबीर ही काफ़ी है, रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत भाव से कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी, जबकि रजत और रॉकी थोड़े घबराए हुए थे। कबीर जल्दी से एप्रन और ग्लास पहनकर उस आदमी की तरफ चला गया। उसके साथ साथ रुद्राक्ष भी वहां पर आ गया। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मुझे इस तरह टॉर्चर करना है? उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कबीर ने कहा, चुप रहो। रुद्राक्ष ने अपने हाथों में एक स्केल पेन लेते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि विशाल कहाँ है, तो मैं तुम्हारे मौत को थोड़ा आसान बना दूंगा। वह आदमी हंसा और कहा, मैंने पहले ही आधा मर चुका हूँ। सिद्धार्थ ने आह भरी, जबकि रजत और रॉकी थोड़े घबराए हुए थे। कबीर जल्दी से एप्रन और ग्लास पहनकर उस आदमी की तरफ चला गया। उसके साथ साथ रुद्राक्ष भी वहां पर आ गया। तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें मुझे इस तरह टॉर्चर करना है? आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कबीर ने कहा, चुप रहो। रुद्राक्ष ने अपने हाथों में एक स्केल पेन लेते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि विशाल कहाँ है, तो मैं तुम्हारे मौत को थोड़ा आसान बना दूंगा। वह आदमी हंसा और कहा, मैं पहले ही अधमरा हो चुका हूँ। तुमने पहले ही मेरी आत्मा को मार डाला है। तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि विशाल कहाँ है। तुम चाहो तो उसे खुद ढूंढ सकते हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफकोर्स। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं बस तुम्हें एक मौका दे रहा था। ठीक है, तो फिर मरने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आदमी ने कहा। कुछ देर रुकते हुए उसने आगे कहा, विशाल इस बार कुछ बड़ा प्लान बना रहा है, कुछ ऐसा जो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस छोटे से अटैक में आपकी किसी हालत है? आपकी वाइफ को बस छोटी सी चोट लगी और आपको देखिए, लेकिन तब क्या होगा जब आपकी आंखों के सामने विशाल आपकी वाइफ को मार डालेगा। रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन और डार्क हो गए जब उस आदमी ने आराध्या का नाम लिया। प्लान चेंज, हम इसकी सर्जरी नहीं करेंगे। एक काम करो, इसके बजाय इसकी जीभ काट दो। उसके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, रुद्राक्ष ने कहा। कबीर ने एक क्यूट सा पाउट बनाई और कहा, नहीं डॉक्टर, डॉक्टर कबीर, तुम बच्चे नहीं हो, इसलिए उसकी तरह एक्टिंग करना बंद करो, सिद्धार्थ ने कहा। कबीर ने अपनी आंखें रोल कर ली। फिर रुद्राक्ष के हाथ से स्केल पेन लेते हुए उसने उस आदमी के जीभ को काट दिया। वह आदमी चिल्लाया। वह लगभग मर ही चुका था। रुद्राक्ष ने अपना एप्रन उतार दिया और उसे खून से लथपथ देखते हुए वहीं खड़ा हो गया। करीब 30 मिनट के बाद आखिरकार उस शख्स ने आखिरी सांस ली। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उसे किसी चीज़ से लपेटो और उसे वापस विशाल के पास पहुंचा दो। रॉकी और कबीर ने अपना सिर हिलाया और अपना काम करने लगे। तुम सेटिस्फाइड नहीं हो ना? सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक मैं उसे मरा हुआ ना देख लूं। तुम्हें तो पता है ना, तुम बिना उंगली उठाए भी ऐसा कर सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूँ तो मजा कहाँ है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अपनी तरफ देखो। तुम यहाँ उस आदमी को सजा दे रहे हो जिसने तुम्हारी जगह गलती से तुम्हारी वाइफ पर हमला कर दिया था, और दूसरी तरफ तुम्हारी वाइफ ने सबको यह कहकर घर भेज दिया कि हॉस्पिटल में अकेला रहना चाहती है। क्या? रुद्राक्ष चिल्लाया। वैशाली ने मुझे बताया, सिद्धार्थ ने कहा। यह जानने के बाद कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में अकेली है, रुद्राक्ष वहां से जल्दी से निकल गया। प्रेजेंट, क्या आपको कहीं चोट लगी है? आराध्या ने पूछा। नहीं, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। तो आपसे खून की स्मेल क्यों आ रही है? आराध्या ने अपनी आंखों को घुमाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे अपने कपड़े बदलने दो, रुद्राक्ष ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। आपके कपड़े यहाँ हैं? आराध्या ने पूछा, अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालते हुए। रुद्राक्ष, नहीं, मैं रजत को बोल देता हूँ, वह ले आएगा। जल्द ही रजत हाथ में एक बैग लेकर आ गया। हेलो मैडम, रजत ने आराध्या से कहा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आह मिस्टर असिस्टेंट, आप कैसे हैं? रजत ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे ही यह पूछना चाहिए था। आराध्या हंसी और कहा, मैं ठीक हूँ। रजत के हाथों से बैग लेते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या पार्सल को उसके ओनर को दे दिया गया है?
यस सर, रजत ने जवाब दिया। सेफ एंड साउंड? रुद्राक्ष ने पूछा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रजत की आंखें फाड़े उसे देख रहा था। क्या सेफ एंड साउंड? उन्होंने तो उसमें आदमी को मारकर भेजा था ना। लेकिन रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, सेफ एंड साउंड। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो और कल से 3 दिनों तक मेरा शेड्यूल फ्री रखना। रजत ने सिर हिलाया और चला गया। 3 दिन क्यों? आराध्या ने पूछा। हाथ में बैग लिए वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें यहाँ और 2 दिन और रुकना होगा। लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है? आप दिन में काम पर जा सकते हैं और रात में वापस आ सकते हैं, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने रुककर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दूंगा? आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आराध्या ने कहा। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए रुद्राक्ष वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ, इसे दूर ले जाओ, विशाल चिल्लाया। यह सुनकर सबऑर्डिनेट इतने जल्दी से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। विशाल वहीं खड़ा हैरानी से उस नोट को घूर रहा था। वो उस डेड बॉडी के साथ दिया गया था। उस नोट में सिर्फ 5 वर्ड लिखे गए थे, लेकिन उसे पढ़कर विशाल के चेहरे पर पसीना आ गया। इस नोट में लिखा हुआ था, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इस नोट का मतलब साफ था, विशाल के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। विशाल ने रुद्राक्ष को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन इसके लिए उसे मोहित की ज़रूरत थी। वह रुद्राक्ष को हराने के लिए आराध्या का यूज़ करना चाहता था, क्योंकि विशाल को पता था कि रुद्राक्ष अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे पूरा यकीन था। बहुत कम था। उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ा कि रुद्राक्ष पर अटैक करने का प्लान बुरा था। उधर हॉस्पिटल में रुद्राक्ष जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा आराध्या पहले ही सो चुकी थी। उसे ब्लैंकेट से ढक कर रुद्राक्ष अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। 15 मिनट बाद आराध्या अपनी आंखें मलते हुए उठी और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, आप फिर से देर रात तक काम कर रहे हो? अपना लैपटॉप नीचे रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बस कुछ मेल चेक कर रहा हूँ। तुम उठ क्यों गए? मेरा बेड वार्मर सोफे पर बैठा कोई बेवकूफ़ी भरा मेल पढ़ रहा है, आराध्या ने अपने होठों को गोल घुमाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेड वार्मर कह रही हो? आराध्या ने सिर हिलाया। बेड के पास आते हुए रुद्राक्ष ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारा बेड वार्मर रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई। बेड पर लेटकर रुद्राक्ष ने ध्यान से आराध्या को हक कर लिया। रुद्राक्ष के सीने पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने कहा, आज हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन उस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अगली बार तुम्हें और भी अच्छी जगह पर ले जाऊंगा, रुद्राक्ष ने कहा। नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इस बार मैं आपको डेट पर ले जाऊंगी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराया और कहा, फिर मैं इसके लिए रेडी रहूंगा, अब सो जाओ। अपना सिर ऊपर उठाते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष के होठों पर एक छोटा सा किस किया और कहा, गुड नाइट मिस्टर हस्बैंड। क्या तुम्हें लगता है यह काफ़ी था? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं अभी एक पेशेंट हूँ, तो आपको इसी में ही खुश रहना होगा। रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, ओके, अब सो जाओ। उसकी बात सुनकर आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अगली सुबह जब आराध्या नींद से उठी तो रुद्राक्ष पास ही सो रहा था। उसने आराध्या को कसकर गले लगाया हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। आराध्या मुस्कुराई, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए इस तरह सोना बहुत ही रेयर था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह उसे नहीं उठाएगी। तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। आराध्या ने अपना हाथ अपने होठों पर रखते हुए नर्स को चुप रहने का इशारा किया। जब नर्स ने रुद्राक्ष को आराध्या को कडल करते हुए एक बच्चे की तरह सोते हुए देखा तो वह हंस पड़ी। चुपचाप ट्रे को टेबल पर रखते हुए नर्स ने धीरे से बुदबुदाई, ड्रेसिंग। आराध्या मुस्कुराई और कहा, उसके लिए इस तरह सोना रेयर है, अगर मैं कुछ देर बाद ड्रेसिंग कर दो कोई प्रॉब्लम है? आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू